हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पर बताया गया सेक्शन 9(1) सामान्यतः जीएसटी सप्लायर के द्वारा चुकाया जाता है उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर सप्लायर ना जीएसटी देकर रिसिपिएंट का जीएसटी देने का प्रोविजन है तो वो 9 और 9(3) के कवर्ड आ जाता है, 9(3) और 9(4) के तहत आ जाता है। तो रिसिपिएंट को जीएसटी देना होता है, इसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। आरसीएम केवल कैश लेजर से पेमेंट संभव होता है, लेकिन रिसिपिएंट को आईटीसी लेने की अनुमति होती है इवन एडवांस पर पेमेंट किया गया हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में बोला गया है, सेक्शन 23 बोलता है यदि कोई व्यक्ति केवल आरसीएम वाली आउटवर्ड सप्लाई करता है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और सेक्शन 24 बोलता है यदि कोई व्यक्ति आरसीएम का रिसिपिएंट है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, क्योंकि आरसीएम में टैक्स वो देता है तो आईटीसी उसको लेना पड़ेगा और आईटीसी लेगा। और आईटीसी लेने के लिए भाई साहब तुमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई पर आरसीएम लागू होता है। एग्रीकल्चर के द्वारा सप्लाई कैश्यू नट्स अनसील्ड हो या अनशेल्ड हो या फिर पील्ड हो, बीड़ी लीव, तेंदू जिसको बोलते हैं, टोबैको लीव और रॉ कॉटन। तो ये जो एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाता है तो उस पर आरसीएम लगता है। ये 4 गुड्स आपका कैश्यू नट्स हो गया, बीडी लीव्स, उसके बाद टोबैको लीव्स और रॉ कॉटन पर। सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर्ड अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता हो तो रजिस्टर्ड पर्सन जो बंदा रिसिपिएंट है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो सिल्क यार्न के केस में बंदा लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। गवर्नमेंट सीड्स गुड्स या व्हीकल को आप खरीदते हो तो फिर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सप्लाई ऑयल एक्सक्लूडिंग साइट्रस और मिंट ऑयल, तो जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सप्लाई होते हैं उस पर रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। ठीक है, ऑयल एक्सक्लूडिंग साइट्रस एंड मिंट ऑयल, ये साफ साफ बोल दिया। रजिस्ट्रेशन की परवाह किए बिना आरसीएम लागू होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसा भी सिचुएशन में हो, लेकिन लॉटरी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट और सेक्शन 94 के हिसाब से सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स पर, ठीक है, लोन लेने वाले को जीएसटी लागू हो जाएगा। मतलब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या ना हो ये सब देखना भी नहीं है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज से डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को लॉटरी का परमिट दिया जाता है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स दिया जाता है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आप इंपोर्ट करो तो भाई साहब आपको जीएसटी लग जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट एक गुड्स की तरह ट्रीट होता है। और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को, ये वाला बोला गया है रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया जाता है तो फिर जीएसटी लग जाएगा। और सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स के केस में अगर प्रमोटर को अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई करोगे तो फिर जीएसटी लग जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जीटीए अगर 5% ऑप्ट करता है, जीटीए के पास ऑप्शन होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास 5% या 12% जो भी तुमने ऑप्ट किया हो। अगर जीटीए 5% ऑप्ट करता है, आरसीएम लागू होता है सप्लाई ऑफ द नोटिफाइड पर्सन को ही। ठीक है, तो किसको, कौन है ये नोटिफाइड पर्सन? ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कंपनी, फैक्ट्री एक्ट के तहत जो रजिस्टर किया जाता है, या फिर फर्म। तो भाई साहब इन सबको क्या होता है, इन सबको अगर 5% ऑप्ट करता है आरसीएम लागू हो जाएगा। ठीक है, नोटिफाइड पर्सन को। भाई साहब अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 5% ऑप्ट करता है और आप लोग सप्लाई लेते हो तो आप लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 12% ऑप्ट करता है विथ आईटीसी तो फिर वो खुद ही जीएसटी देगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, इन सबको देने की जरूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस एग्जम्प्ट होता है रिसिपिएंट अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो। ठीक है, और जो कि सेक्शन 51 का टीडीएस के लिए ही केवल रजिस्टर्ड हो। तो रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है कि ये सब जो केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन एक भी नहीं है, अगर रिसिपिएंट ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भाई साहब उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, जीटीए को खुद ही जीएसटी देना पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर लेने वाला ये सब हो गवर्नमेंट, टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है केवल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वगैरह, तो फिर आपको जीएसटी लग जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जीएसटी ऑप्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के अंदर में या बिजनेस शुरू होने के 1 महीने में ऑप्ट करना होता है। रजिस्ट्रेशन के हो गया तो 45 दिन पहले या फिर बिजनेस शुरू करने के 1 महीने के अंदर में ऑप्ट करना पड़ता है। एग्जेम्प्टेड गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय जीटीए या रेलवे या वेसल, डिफेंस इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल, मिल्क, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब अगर सप्लाई करते हो तो उस सिचुएशन में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एग्जम्पशन होता है। और एग्जम्पशन होता है तो फिर यहाँ पर आरसीएम का चक्कर नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, यदि कोई व्यक्ति अक्सर बैंकिंग कंपनी मोटर व्हीकल प्लस फ्यूल के साथ रेंट पर देता है तो बैंकिंग कंपनी को 5% आरसीएम लागू हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर गलत बता रहे हैं, यहाँ पर बैंकिंग कंपनी ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बॉडी कॉर्पोरेट को ना देता है रेंट और फ्यूल के साथ
जहाँ पर प्री डिटरमाइंड रूट या फिर यदि रूट और टाइम प्री डिटरमाइंड नहीं है तो आरसीएम लागू हो जाता है। तो 5% से जीएसटी कौन देगा? यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट देगा, बॉडी कॉर्पोरेट देगा। ओके, यहाँ पर बात करते हैं लीगल सर्विस के बारे में। एडवोकेट या ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को देता है सर्विस तो फिर आरसीएम लग जाएगा। एडवोकेट या ट्राइब्यूनल का सर्विस बिजनेस वाले लोगे तो भैया आरसीएम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी ऐसा है जो कि 22 का टर्नओवर का जो क्राइटेरिया होता है रजिस्ट्रेशन करने का, उसको पूरा ही नहीं करता है, मतलब इनएलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, या फिर लेने वाला गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है या एडवोकेट फर्म टू सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में एग्जेम्प्टेड होता है। तो छोटे बिजनेस को गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को और सेम नेचर ऑफ बिजनेस को एडवोकेट फर्म अपने सेम नेचर ऑफ बिजनेस को दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सीए फर्म या नॉन लीगल सर्विस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, ये केवल लीगल सर्विस के लिए है। डायरेक्टर सर्विस की बात करते हैं तो डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है, सिटिंग फीस, कमीशन, गारंटी कमीशन वगैरह लेता है, तो कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। लेकिन यदि सैलरी के रूप में टीडीएस 192 के तहत काटा गया है तो उस सिचुएशन में तो शेड्यूल 3 के हिसाब से एग्जेम्प्टेड ही हो जाता है डायरेक्टर का सर्विसेज। तो यहाँ पर बात होती है कि शेड्यूल 3 के तहत एग्जेम्प्टेड हो जाएगा तो जीएसटी रखने का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गारंटी बाय डायरेक्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर नील माना जाएगा। कंपनी एक प्रोहिबिट करता है इस पेमेंट को, अगर कॉर्पोरेट गारंटी लेता है डायरेक्टर तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को नील माना जाएगा। अभी हम लोग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिट्रीवल सर्विसेज की बात करते हैं। यदि सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से है और रिसिपिएंट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तो आरसीएम लागू होता है। बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो आरसीएम लागू। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ना उसको जीएसटी देना पड़ेगा। कौन सिचुएशन में? यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिसिपेंट अगर ये लोग हैं या फिर बिजनेस पर्पस के लिए रिसिपेंट नहीं है, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं, तो भाई तुम फंस जाओगे। ओआईडीआर सर्विसेज भले ही तुम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सर्विस सप्लाई करो बट जीएसटी आपको लग जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर इंडेक्स सर्टिफिकेट्स होता है इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स सर्टिफिकेट, तो उस सिचुएशन में प्रमोटर को सप्लाई करोगे तो फिर आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विसेज, तो कंस्ट्रक्शन सर्विस में प्रमोटर बेचारा फंस गया और प्रमोटर को जीएसटी लायबिलिटी देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड यानी कि 30 साल या उससे अधिक के लिए तो प्रमोटर को अपफ्रंट कंसिडरेशन देने पर प्रमोटर को ही जीएसटी देना पड़ जाएगा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के केस में। तो टीडीआर, एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड में प्रमोटर जो रिसिपिएंट होगा उसको जीएसटी चुकाना पड़ेगा। अदर नोटिफाइड सर्विसेज की बात करते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विस में रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म हो तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस में यहाँ पर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप सर्विस लेने वाला कौन होता है? बॉडी कॉर्पोरेट होगा या फिर फर्म होगा। कभी आपने सुना है कि कोई इंडिविजुअल या कोई अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस लेता है? नहीं सुना होगा। तो इस तरह से लॉजिक याद रख के हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म वर्ड को आपको याद रखना है। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से बिजनेस एंटिटी को सर्विस अप्लाई किया जाता है। आरसीएम केवल कुछ केस में एप्लीकेबल होता है। अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से बिजनेस एंटिटी को सर्विस अप्लाई किया जाता है तो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सरकार से अगर भाड़े पे कुछ भी लोगे इमोल प्रॉपर्टी का किराया तो फिर तुम किराएदार, बतौर किराएदार तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो तो तुमको जीएसटी लग जाएगा। एग्जम्पशन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो रूम का भाड़ा अगर 1000 तक है या फिर सामियाना वगैरह में 10,000 तक है तो वो वाला कंडीशन ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। यानी कि गवर्नमेंट ये यहाँ पर सप्लायर है उसके बाद भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। एयरक्राफ्ट या वेसल का सर्विसेज इनसाइड या आउटसाइड प्रीमिसेस जो सर्विसेज हो रहा है उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स और पैसेंजर का सर्विस करवाते हो तो सरकार तुमको भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर कई प्रकार के एजेंट्स हैं जहाँ पर आपको आरसीएम लगता है, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट। ये जो 4 प्रकार के एजेंट होते हैं उसमें जो भी रिसिपिएंट एंटिटी होती है, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट के केस में इंश्योरेंस बिजनेस, रिकवरी एजेंट के केस में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में बैंक या फिर एनबीएफसी। यहाँ पर फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन नहीं है।
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नहीं रखता होगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट के केस में बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये इन सभी पर क्या होता है, आरसीएम लागू होता है, यानी कि जो एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एजेंसी बिजनेस के केस में जीएसटी देगी। इंश्योरेंस बिजनेस, रिकवरी एजेंट के केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक एक्स्ट्रा है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और रिकवरी एजेंट ये दोनों का दोनों कौन रखता है, बैंक रखता है, बैंक या एनबीएफसी रखता है। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिएटिव सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है कि म्यूजिक, फोटोग्राफी, आर्ट प्रोड्यूसर को सप्लाई करते हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से प्रोड्यूसर को जीएसटी देना पड़ेगा। ऑथर, अगर बुक्स का ऑथर है, बुक्स को लिखने वाला ऑथर है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा, ठीक है, जब कुछ भी नहीं बोलेगा ऑथर तब। लेकिन अगर ऑथर बोलेगा कि मेरे पास खुद जीएसटी नंबर है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, और डिक्लेरेशन देता है कि अगले 1 साल तक मैं ऑप्ट आउट नहीं करूंगा और इनवॉइस मेरे नाम से जारी होगा, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो ऑथर होगा उसको खुद जीएसटी देना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर एंड सिक्योरिटीज, नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज से टैक्सेबल टेरिटरीज कोई भी सर्विस सप्लाई होता है तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ठीक है। एक्सेप्ट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड पर्सन या नॉन बिजनेस पर्पस, ये सारे केसेस को छोड़कर बाकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो लगेगा ही अगर आउटसाइड इंडिया से या फिर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आप कुछ भी सप्लाई लेते हो तो। यहाँ पर वर्ड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एसटीपी, ये सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती है। सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर आप सप्लायर बैंकिंग सप्लायर जो है यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और रिसिपिएंट, तो फिर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगेन यहाँ पर बैंकिंग कंपनी लिखा हुआ है, जो जबकि बॉडी कॉर्पोरेट से वर्ड रिप्लेस करना है। ये रूल सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम पर एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 9(5) बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर जीएसटी की लायबिलिटी। इको के माध्यम से कोई भी सर्विसेज दिया जा सकता है, जैसे कि ओमनी बस वगैरह में ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। होटल, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विस के केस में बोला गया है कि अगर स्टे प्लस रूम रेंट 7500 से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से ही जीएसटी देना पड़ेगा। किसको, रेस्टोरेंट वाले को। बाकी केस में ना सप्लायर ना रिसिपिएंट कौन जीएसटी देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद जीएसटी देता है। तो ट्रांसपोर्ट, होटल, हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट सर्विसेज केस में अगर ऐप वगैरह के थ्रू बुकिंग करते हो तो फिर वो ऐप का जो प्रोवाइडर है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको ही जीएसटी देना पड़ेगा। अगर मल्टीपल इको इन्वॉल्व है तो वो इको लायबल होगा जो सप्लायर को फाइनल पेमेंट देता है।